चले बेटा, है ना। कल हम लोगों ने लास्ट में एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में डिस्कशन चल रहा था, और उसमें लास्ट में एसिडिक और बेसिक नेचर के हम लोगों ने जो भी है ना फॉर्मूले या जो भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के वो लिख लिए थे। अब बेसिकली हमें उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे जो हमने कल पढ़ा था, उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जब आज करें तो क्लियर रहे बातें। याद करिएगा, हाइड्राइड्स की जब हम लोगों ने बात करी थी तो हाइड्राइड्स के लिए हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, ब्लॉक। और ब्लॉक में हम लोगों ने क्या देखा था कि एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या फिर पी ब्लॉक का हाइड्राइड है। और दोनों में हम लोगों ने डाउन द ग्रुप जाने की बात करी थी। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता था, बॉन्ड लेंथ बढ़ती थी। तो इसीलिए पहले ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा कि नीचे वाला बॉन्ड टूटेगा, नीचे वाला। पहले ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा कि नीचे वाला, नीचे वाला। बस यहाँ पर टूट कर ये क्या देता था, H प्लस, और ये टूट कर क्या देता था, H माइनस। नीचे वाला जल्दी H प्लस दे रहा तो ज्यादा एसिडिक, नीचे वाला जल्दी H माइनस दे रहा तो ज्यादा बेसिक। ये कंडीशन कल हम लोगों ने डिस्कशन हाइड्राइड्स के लिए कर ली थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो कंडीशन थी वो थी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के लिए जो कंडीशन थी वो क्या थी बेटा, ईएन। और ईएन की अगर हम लोग बात करें तो ईएन में हम लोगों को देखना था कि मेटल है या नॉन मेटल है, इस तरह की बात हम लोगों ने करी थी। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जनरली कैसे होते हैं, बेसिक, और कभी कभार कैसे हो सकते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। और वो एम्फोटेरिक कौन कौन से होंगे तो जनाबे अली सब गाएंगे सुनेंगे, पंजाबी कीर्तन वाली कहानी है। और नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, एसिडिक। और उसमें कंपेरेटिवली 4 केस हमने पढ़े थे जो आपको कैसे मिलते हैं बेटा, न्यूट्रल। इस न्यूट्रल में कौन कौन आता है बेटा, N2O, NO और CO और H2O। H2O की कहानी भी कुछ समझी थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये कैसा होता है बेटा, एम्फो, है ना, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने जनरल डिस्कशन किया था। इसके अलावा मैंने बोलता 6 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें इसके लिए तो नहीं, इसके लिए बात करें तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा, अगर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आते हैं तो आप पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर लगा देंगे। और अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज हो तो ये काम में आ गया। लेकिन डिफरेंट अगर ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हो तो आपको बोला था एसिडिक कैरेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब आइए उसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऑक्साइड जब लिखे थे, फिर कुछ क्वेश्चन लिखे थे कि नहीं लिखे थे, डिफरेंट वगैरह वगैरह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। बस एक वो एसिड एम्फोट्रिक वाला लिखा दिया था। चले पहले कुछ एक दो क्वेश्चन और बोल दे रहा हूँ, वो लिखिए, फिर इस पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड is different from the others, which of the following oxide is different from the others, which of the following oxide is different from the others। पहला ऑप्शन लिखें Al2O3, Al2O3। दूसरा ऑप्शन लिखें ZNO, ZNO। तीसरा ऑप्शन लिखें Cr2O3, Cr2O3। और अगला ऑप्शन लिखें N2O। करेक्ट आंसर इज N2O। क्यों N2O, न्यूट्रल है, और बाकी तीनों एम्फोटेरिक है, बाकी तीनों जनाबे वाली गैंग में आ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following can absorb, which of the following can absorb CO2, which of the following can absorb CO2। पहला ऑप्शन लिखा। अच्छा, CO2 को एब्जॉर्ब करने की बात चल रही है, मतलब CO2 कैसा है, एसिड है। और एसिड को कौन एब्जॉर्ब करेगा, जो बेसिक होगा, है ना। एब्जॉर्ब करने का मतलब रिएक्ट करने की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन लिखे K2O, दूसरा ऑप्शन लिखे N2O, अगला ऑप्शन लिखे Na2O। अच्छा, Na2O हटा दो, Na2O के बदले कर दो N2O3, N2O3, है ना। और लास्ट ऑप्शन लिखे, लास्ट ऑप्शन लिखे SO3। करेक्ट आंसर इज K2O, ठीक है। पिछले साल ही नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कल मैंने आपको थोड़ा बोला भी था, मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन था। और इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विथ ZNO, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विथ ZNO। पहला ऑप्शन लिखे NaOH, पहला ऑप्शन लिखे NaOH। दूसरा ऑप्शन लिखे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरा ऑप्शन लिखे बोथ। चौथा ऑप्शन लिखे नन। करेक्ट आंसर इज बोथ। क्यों हो गया बोथ, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक से एसिड भी रिएक्शन करेगा और बेस भी रिएक्शन करेगा। NaOH बेस है,
बेस तो रिएक्ट करेगा ही करेगा और एसिड HCl भी रिएक्ट कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑर्डर वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। इसमें ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे टोटल 16 है, 4 और मैं लिख दूंगा, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर। इन 20 में से 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ पहले कि किस तरह से सॉल्व करना है, बाकी 15 जो है वो आपको सॉल्व करने रहेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में देखिए, तो आपको साइड में जो दिख रहा है ना, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है बेटा? एसिडिक, बेसिक, वेसिक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही एग्जाम में एसिडिक या बेसिक का क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में 3 टाइप से बनेगा, या तो हाइड्राइड का, या ऑक्साइड का, या फिर हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहला काम अपने को यही पहचानना होता है। मुझे बताइए पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, पहला वाला क्वेश्चन किसका है बेटा? हाइड्राइड, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? हाइड्राइड। सबको देख लें आराम से, हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड है। ये हाइड्राइड में भी आ सकता है और ऑक्साइड में भी आ सकता है, लेकिन बाकी ऑक्साइड नहीं है, तो इसको हाइड्राइड ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, हाइड्राइड की जब बात चल रही है, तो हाइड्राइड में ईएन देखते हैं या ब्लॉक देखते हैं? ब्लॉक में क्या देखना होता है कि एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है। मुझे बताइए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम पी ब्लॉक के हैं? पता चल रहा है क्या ये डाउन द ग्रुप के हैं या नहीं है? अच्छा, पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो नीचे वाला पहले टूटेगा, पर ये टूट कर क्या देगा? H+ देगा। और जो जितनी जल्दी H+ देगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा। मतलब यहाँ पर एसिडिक नेचर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एसिडिक नेचर पूछा हुआ है। एसिड बेस का क्वेश्चन अगर इनऑर्गेनिक का आया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो या तो हाइड्राइड का होगा, या ऑक्साइड का होगा, या हाइड्रोक्साइड का होगा। ये क्या है? किसका हाइड्रोक्साइड है? क्लोरीन का। किसका हाइड्रोक्साइड है? ब्रोमीन। किसका हाइड्रोक्साइड? आयोडीन। क्या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के हैं या नहीं है? अच्छा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को ब्लॉक से सॉल्व करते हैं या ईएन से? ईएन से। और ईएन में क्या देखते हैं कि मेटालिक है या नॉन मेटालिक? Cl, Bri। आप डाउन द ग्रुप नीचे जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? बेसिक। किसमें? हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड में। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड में नीचे जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आपसे कौन सा ऑर्डर पूछा है? एसिड। बेसिक बढ़ता है तो एसिडिक कम हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। अगले वाले केस पे आइए। LiH, NaH, KH, RbS, CSH। मुझे बताइए कौन सा कैरेक्टर पूछा है बेटा? बेसिक। क्या दिया हुआ? हाइड्राइड, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? हाइड्राइड। हाइड्राइड में ईएन या ब्लॉक? ब्लॉक। ब्लॉक में क्या देखते हैं कि एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है? कौन सा ब्लॉक है? पहले ऊपर वाला टूटेगा कि नीचे वाला? टूट कर H+ देगा कि H-? और जो जितनी जल्दी H- देगा उसका बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पर बेसिक नेचर ही पूछा और वही ऑर्डर बढ़ रहा होगा। अगले वाले पे आइए। मुझे बताइए अगला वाला हाइड्राइड, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? हाइड्रोक्साइड है। किसका हाइड्रोक्साइड है? लिथियम। किसका हाइड्रोक्साइड है? बेरिलियम। किसका हाइड्रोक्साइड है? बोरॉन। किसका हाइड्रोक्साइड है? कार्बन। क्या लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन सेम पीरियड के होते कि नहीं होते? अच्छा, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड को ब्लॉक से सॉल्व करूंगा कि ईएन से? ईएन से। ईएन में क्या देखता हूँ कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, क्या ये एक पीरियड के हैं या नहीं है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आपसे क्या पूछा हुआ है? एसिडिक ही पूछा हुआ है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगले वाले केस पे आएंगे। अगला वाला एक केस में इससे हट के आपको बता देता हूँ, ये तो ठीक है, ये आप कर लेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ। मुझे बताइए यहाँ पर इस 11th वाले केस को देखिए, बहुत बार एग्जाम में है ना, बहुत बार चांद सितारों वाला क्वेश्चन है ना, कई बार आया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ आपको? HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। मुझे बताइए हाइड्राइड, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? किसका हाइड्रोक्साइड है? क्लोरीन का। किसका है? क्लोरीन का। किसका है? क्लोरीन का। किसका है? क्लोरीन का। क्या सेम एलिमेंट के डिफरेंट हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है? और सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज में क्या लगाएंगे बेटा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे बताइए क्या यहाँ पर क्लोरीन का स्टेट +1, यहाँ पर क्लोरीन का स्टेट +3, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +7 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये स्टेट निकालनी आनी चाहिए आपको, है ना। ये स्टेट है। अब मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव स्टेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो EN बढ़ेगा, EN बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा। तो ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। तो आपके सामने 4-5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको, बाकी जो है वो आपको लिखने और सॉल्व करने। एक काम करिएगा, आप सिर्फ इनके एग्जाम्पल लिखिए, ऑर्डर आप बाद में बनाना, पहले सारे एग्जाम्पल्स लिख लो ताकि मैं दूसरी स्लाइड पे भी आ जाऊँ ना। ऑर्डर आप बनाते रहिएगा, ऑर्डर खुद से ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो एग्जाम्पल्स हो फटाफट लिख लीजिए, 2 मिनट का समय है पहली स्लाइड के लिए।
लास्ट 10 सेकेंड्स। अब इसमें जो केसेस लिखे इनको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। उसके नहीं नोट कर पाए तो जगह छोड़ दीजिए, अभी जब वो सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे उस स्लाइड पे ऑटोमेटिकली अपन, तब कर लेना। फटाफट इसको लिख लें। और तरीके पहले बता रखे हैं आपको, जिसके लिखने की स्पीड कम हो भाई सारे ही लिख रहे हैं। 4 बाजू वाला लिख लो, 4 बाजू वाला लिख लो, बाद में लिखते रहना सब। सॉल्व तो कर ले। सॉल्व हो गया, सॉल्व कर, लिख लिया तो सॉल्व। तो ट्राई करिए ना। सबसे पहले ये पहचानो कि हाइड्राइड है कि ऑक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड है, और उसको पहचानने के बाद हाइड्राइड है तो ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है तो ईएन वाला कॉन्सेप्ट, ट्राई करिए उसे, है ना। जैसे इसमें लास्ट के चारों केस सेम टाइप के, ठीक है। लास्ट के चारों केस की अगर मैं बात करूं तो इधर देखो, ये मुझे बताइए इसमें 17th वाला केस क्या है, हाइड्राइड है कि ऑक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड है? ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है? किसका ऑक्साइड है? क्या सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड है? इसको बताइए क्या ये हाइड्राइड ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? किसका हाइड्रोक्साइड है? नाइट्रोजन। सेम एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। सल्फर का हाइड्रोक्साइड है। और ये सारे क्या है? ऑक्साइड। किसके हैं? नाइट्रोजन के। ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा, और सेम ही एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फटाफट ऐसे बनाइए, ऑर्डर बनाइए फटाफट, है ना। 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं, जितने आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कर लीजिए, फिर उसका आगे डिस्कशन करेंगे।
सोचते रहिए, ट्राई करते रहिए, है ना। ट्राई जरूर करना है, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे तो चीजें दिमाग में जाएगी। सॉल्व करेंगे तो पता भी चलेगा कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। इसलिए सॉल्व जरूर करें। हो गया। 8th क्या हो गया इसमें? एलिमेंट अब पहचान में आने चाहिए। अब वो पहचान नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। चले आइए ना, 5th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5, 6, 7, 8 जो आपके सामने लिखे हैं, इनको पहले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बेटा 5th वाले को बताइए। 5th, 6th, 7th ये तीन तो बेटा ऑक्साइड है, और 8th वाला क्या है? हाइड्रोक्साइड है। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? ईएन का। तो अब अपन ईएन के हिसाब से बात करेंगे। मुझे बताइए ये किसका ऑक्साइड है? सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन क्या लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है या नहीं बेटा? है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। आपसे कौन सा कैरेक्टर पूछा गया? एसिडिक। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, क्या ये डाउन द ग्रुप के केस है या नहीं है बेटा? है। आवाज बंद कर दे पहले। चलिए, है ना। अब यहां पर देखिए, ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ क्या ये डाउन द ग्रुप के है या नहीं बेटा? है। डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है और एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। अगले वाले में देखो, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन क्या ये लेफ्ट टू राइट 3D सीरीज के मेंबर है या नहीं बेटा? है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो यहां पर ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा बेटा। ये जो एलिमेंट है ये 4F सीरीज के एलिमेंट है। लैंथेनाइट्स के सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे। अब ये जो है ना, ये लेफ्ट टू राइट का अरेंजमेंट है बेटा। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और पूछा कौन सा है बेटा? बेसिक कैरेक्टर। तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 5th वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 6, 7, 8 में डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिल रहा है। कितनों के? ये सारे सही थे। वेरी गुड। एक आध गड़बड़ ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। तो अपने को चीजें क्या समझ में आने लगेंगी ना, चीजें इंटरेस्टिंग होगी, और ये सब चीजें आपको वापस से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में वापस बहुत बार देखने को मिलेगी बेटा। आइए 9th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है सीजियम, पोटेशियम, जिंक, कार्बन का बेसिक नेचर। ध्यान सुनिएगा बेटा। एक बात मुझे बताओ, सीजियम और पोटेशियम और जिंक के बारे में समझिएगा। एक बात बताओ, पोटेशियम और सीजियम क्या सेम ग्रुप के हैं या नहीं बेटा? है। डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो सीजियम का बेसिक नेचर ज्यादा और पोटेशियम का बेसिक नेचर कम। तो यहां पर मैं इतना कर देता हूं कि सीजियम और पोटेशियम में सीजियम का बेसिक नेचर ज्यादा और पोटेशियम का कम। अब मुझे बताइए पोटेशियम और जिंक को कंपेयर करते हैं। क्या पोटेशियम और जिंक दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट है या नहीं बेटा? है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर कम होता है। तो आपको बेसिक पूछा है तो बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो जाएगा। इसके अलावा कौन दिख रहा है बेटा? कार्बन। अब मुझे बताओ, जिंक मेटल है कि नॉन मेटल है? और कार्बन क्या है? मेटल के ऑक्साइड, बेसिक या फिर एम्फोटेरिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। तो बेसिक नेचर एसिडिक वाले का बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या ईएन से भी आप उसको सॉल्व कर सकते थे। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो भी बता देता हूं, ध्यान सुन लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहां देखें बेटा, एस ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनका बेसिक नेचर हमेशा डी ब्लॉक से ज्यादा होता है, और डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स का जो बेसिक नेचर होता है वो हमेशा पी ब्लॉक के ऑक्साइड से ज्यादा होता है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये दोनों मेटल है, ये भी मेटल है और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर कम, और मेटल के ऑक्साइड में ये दोनों पर्टिकुलरली बेसिक है, और ये कैसा है बेटा? एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक जो है ये एसिडिक है पर्टिकुलरली, और ये है बेसिक। तो बेसिक का बेसिक नेचर ज्यादा, एसिडिक का बेसिक नेचर का, और एम्फोटेरिक दोनों एसिडिक और बेसिक के बीच में आ जाएगा। चलिए अगले वाले केस पे आते हैं। 10th वाले का एसिडिक नेचर पूछा है। हाइड्रोक्साइड है बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। अगले वाले पे आए। पहले ये 17, 18, 19, 20 कर लेते हैं, ठीक है। 17, 18, 19, 20 में आपको क्या निकालना है बेटा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आप इनका पॉजिटिव स्टेट निकालेंगे तो आपके सामने कुछ पॉजिटिव स्टेट्स यहाँ पर लिख दी जा रही है, और इसी पॉजिटिव स्टेट की मदद से आपको सॉल्व करना है। भैया ये स्टेट निकालनी सबको आती कि नहीं आती है? कोई ऐसा है जिसको स्टेट निकालना ना आता हो? कोई? ठीक है ना। तो स्टेट निकालना आता है तो सिंपली जिसका पॉजिटिव स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। अगर किसी को स्टेट निकालना नहीं आता है और ऐसा केस होता है कि सेम एलिमेंट का केस आता है,
तो जिसके पास जितने ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होता है, ध्यान सुन लेना। जिसके पास जितने ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होता है। इससे भी कर सकते हो, लेकिन है ना, इसमें आप कई जगहों पर दिक्कत में आ सकते हैं। जैसे इस वाले को देखो, याद हो, इसके पास भी एक ऑक्सीजन, इसके पास भी एक ऑक्सीजन। अभी बात जो मैंने बोली वो सही है, क्योंकि इसके पास 2 नाइट्रोजन पे 1 ऑक्सीजन है, इसके पास 1 नाइट्रोजन पे 1 ऑक्सीजन। इसको भी यहाँ 2 करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके पास 1 ऑक्सीजन है, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, इसके पास 3 ऑक्सीजन है, उसके पास 4 ऑक्सीजन है, उसके पास 5 ऑक्सीजन। लेकिन अपने को स्टेट निकालना आना ही चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें स्टेट बहुत बार निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए आता हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले केस की तरफ चलें बेटा। 12th वाले केस को देखें, 13th वाले केस को देखें। 12th वाला केस भी और 13th वाला केस भी सेम पैटर्न का है बेटा। सेम एलिमेंट के ऑक्साइड है, सेम एलिमेंट के ऑक्साइड है। पॉजिटिव स्टेट से देखा जाएगा, यहाँ पर आएगा +2, यहाँ पर आएगा +4, यहाँ पर आएगा +7, यहाँ पर आएगा +2, यहाँ आएगा +3, यहाँ पर आएगा +6। बेटा जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा, तो ये इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं H2O H2O2 की, तो बेटा यहाँ ऑक्सीजन पे -2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन पे -1 है। अब देखो यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है। सॉल्व तो जेड इफेक्टिव से ही होगा, तो बताइए इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जिसका नेगेटिव चार्ज कम उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका EN ज्यादा, EN ज्यादा, तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगले वाले केस पे आइए, 15 वाले केस पे। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, किसका हाइड्रोक्साइड है, फास्फोरस का। किसका हाइड्रोक्साइड है, सल्फर का। किसका हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन का। क्या फास्फोरस सल्फर क्लोरीन लेफ्ट टू राइट है या नहीं बेटा, है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो यहाँ पर एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अब ये जो 16th वाला केस है ना, इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले 12 और 13 में मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान सुनिएगा, है ना। पहले 12 और 13 को देखिएगा। 12 और 13 में से पहले मैं क्रोमियम लिख रहा हूँ, नीचे मैंगनीज लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। CrO Cr2O3 और CrO3, और यहाँ पर आपको दिया गया बेटा MnO, यहाँ पर दिया गया आपको MnO2, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया बेटा Mn2O7। जरा ध्यान से देखिएगा। इनमें अगर मैं बात करूं तो बेटा इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर तो अपन ने बना लिया कि इनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर कुछ इस तरह का है, +2 +2 +3 +4 +6 +7, ठीक है ना। एसिडिक नेचर का ऑर्डर तो अपन ने वहां बना लिया, वो उसमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे बताइए क्रोमियम मेटल है कि नॉन मेटल है? क्रोमियम क्या है, मेटल। डी ब्लॉक का है ना, मेटल है। मैंगनीज क्या है, मेटल। पूरा S ब्लॉक, पूरा D ब्लॉक, पूरा F ब्लॉक क्या होता है, मेटल होता है। अब आप बताइए मेटल के ऑक्साइड कैसे होने चाहिए, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, क्या होने चाहिए? मेटल के ऑक्साइड या तो बेसिक या कभी कभार एम्फोटेरिक, ठीक है। मुझे बताइए क्या क्रोमियम और मैंगनीज एम्फोटेरिक होते कि नहीं होते? होते। कीर्तन मन लगा के, कीर्तन का स्टेट क्या होना चाहिए, +3, मन का स्टेट क्या होना चाहिए, +4। ये दोनों जो है ना मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, बेसिक, तो ये तो बेसिक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये दोनों जो है ना ये कैसे मिलते हैं आपको, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। लेकिन इधर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है ना ये एसिडिक नेचर के हैं। आपसे कभी पूछा जाए कि मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर क्या है, मतलब मेटल ऑक्साइड का जनरल नेचर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बेसिक। क्या कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जनाबे अली गैंग वाले जो भी हैं वो सब क्या होंगे, एम्फोटेरिक। लेकिन क्या कोई मेटल ऑक्साइड ऐसा है जो एसिडिक होगा? तो यस, ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, एक CrO3 और एक Mn2O7। ये दोनों का नेचर कैसा है बेटा, एसिडिक नेचर है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि क्या, वैसे तो एसिडिक नेचर किसका होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का, लेकिन क्या मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकता है? तो यस, 2 पर्टिकुलर एग्जांपल आपको पता होने चाहिए कि CrO3 और Mn2O7। यहां पर एक बात समझ लें, आपको याद रखना इसलिए सिंपल रहेगा इसको, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बारे में आपको डी ब्लॉक में पढ़ना है। डी ब्लॉक में आपका 70% जो चैप्टर होगा वो क्रोमियम और मैंगनीज के इर्द गिर्द घूमेगा, तो आपको बार बार क्रोमियम मैंगनीज काम में आएगा। तो इसको याद करने के लिए मैं सीधे बोल दूं, डी ब्लॉक में जिन 2 के बारे में हमें पढ़ना होता है वो 2 अगर अपने हाईएस्ट स्टेट पे दिख जाए, डी ब्लॉक में जिन 2 के बारे में हमें पढ़ना होता है अगर वो अपने अपने हाईएस्ट स्टेट पे दिख जाए, क्रोमियम का हाईएस्ट स्टेट क्या होता है बेटा, +6, मैंगनीज का हाईएस्ट स्टेट क्या होता है बेटा, +7, जिनके बारे में डी ब्लॉक में आपको पढ़ना है, अगर वो दोनों अपने हाईएस्ट स्टेट में दिख जाएं तो उसके ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इसके लिए एक और बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान सुनना बेटा। जब भी डी ब्लॉक में क्रोमियम +6 दिखेगा ना, तो उसको आपको इक्विवेलेंट टू सल्फर +6 मानना होगा। किसके इक्विवेलेंट, है ना। मैं +3 +2 की बात नहीं कर रहा हूं। क्रोमियम जब +6 में होगा तो सल्फर +6 जैसा मान लेना, काम खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और अगर आपको मैंगनीज +7 दिखता है कहीं पर भी डी ब्लॉक के अंदर, तो उसे क्लोरीन +7 के इक्विवेलेंट मान लेंगे।
अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आप इसके कोई भी स्ट्रक्चर कुछ भी आएगा सिलेबस में, आप धड़ाधड़ बना लोगे। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर क्रोमियम +6 है या नहीं है? अगर इस क्रोमियम के बदले मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, सल्फर, तो मुझे बताइए SO3 अगर आता है तो SO3 मेटल का ऑक्साइड है या नॉन मेटल का ऑक्साइड है? नॉन मेटल का। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। वैसे यहाँ पर मैंने मैंगनीज +7 के बदले अगर क्लोरीन रख दिया तो Cl2O7 भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, और नॉन मेटल का ऑक्साइड भी कैसा होगा? एसिडिक। तो इनके लिए बात नहीं हो रही, +2 +3 के लिए ये बात वैलिड नहीं है। लेकिन क्रोमियम जब भी +6 में होगा उसे सल्फर मान लेना, और मैंगनीज जब भी +7 में होगा उसे क्लोरीन मान लेना। स्ट्रक्चर, रिएक्शन जो भी होगा डी ब्लॉक में सब इसी से सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते। पहले इसको नोट कर लो, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन सा मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है, तो ये दो बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। डी ब्लॉक में भी वापस से ये बात आएगी आपके सामने, बट उस टाइम पे मैं बोल दूंगा कि पीरियोडिक में ये ऑलरेडी आपको बता रखा है। ऑनलाइन में अमेश जी ऐसे पहले भाई क्या कहते हैं इसको, इमोजी बना के भेजा है। इमोजी बोलने के ये ऐसा हाथ उठा के, क्या हो गया भाई अमेश बताइए, हाथ क्यों खड़ा कर रखा है आपने वहां पर? कुछ पूछना है कि कुछ बताना है कि आंसर निकाल लिए हैं, उसके लिए हो सकता है। चले ना, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ पर। अब एक बात सुन रहे हैं यहाँ पर 16th वाला जो केस है इसके ऊपर बात करने वाले हम लोग। 16th वाला केस बचा हुआ है, तो 16th वाले केस को थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। और क्या है 16th वाला केस, ध्यान से सुनिएगा बेटा। 16th वाले केस में आपको दिया गया है H3PO2, आपको दिया गया है H3PO3, और आपको दिया गया है H3PO4, और आपसे पूछा गया है कि इसका एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है। ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन आपको ये बताइए मुझे, क्या ये हाइड्राइड है कि ऑक्साइड है कि हाइड्रोक्साइड है? बेटा हाइड्रोक्साइड। किसका हाइड्रोक्साइड है? फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस। सेम एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आप यहाँ पर स्टेट्स निकालेंगे तो +1 +3 +5 स्टेट आ जाएगा। और बेटा इसके हिसाब से आप बताइए जिसका पॉजिटिव स्टेट सबसे ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाना चाहिए बेटा? सबसे ज्यादा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। इसका एसिडिक नेचर का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा मिलता है। अब एक बात समझे, ये क्या है? आपने देख लिया, मैंने एक सिंबल बना दिया डेंजर का, डेंजर का सिंबल बना दिया, मतलब ये इसको एक तरह से एक्सेप्शन मान लिया जाता है। एक्सेप्शन नाम की वैसे कोई चीज नहीं होती है, पर हम ये साइन या एक्सेप्शन इसलिए लिख रहे होंगे, एटलीस्ट मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसका ऑर्डर जो होना चाहिए तो उससे कुछ अलग है, तो एक नजर में कम से कम दिख जाए हमें कि इसमें कुछ हटके हो रहा है। वरना क्या है कि भीड़ के साथ साथ वो भी गायब हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कुछ अलग ऑर्डर है। इसीलिए अपने को इसका ऑर्डर बनाना है, तो इस पे एक सिंबल बना लिया। अब सुनिएगा, ये ऐसा होता क्यों है, उसका कारण बताता हूं मैं आपको। लोग बाग इसको मार्केट में भरपूर तरीके से एक्सेप्शन 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 बोल के लिखवा देंगे। पहली बात, मैंने आपको बोलता कि सिलेबस के अंदर आपको हर टॉपिक के बाद एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक में आएगा, एक्सेप्शन नाम की चीज आएगी, है ना। एक्सेप्शन है नहीं है, पर एक्सेप्शन बोल के इसको पढ़ा देते हैं क्योंकि लोगों को इसका मीनिंग पता नहीं होता, बट फिर भी अपन इसको समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन दूसरी बात ये, मैंने बोला था सिलेबस के एंड में एक्सेप्शन आपको बहुत सारे पढ़ाए जाएंगे, बट मैं 12-15 ही एक्सेप्शन बोलूंगा जो याद करने होते हैं। उनमें से एक मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले Li+ और Mg2+ बोला था, ये भी एक एक्सेप्शन है। याद हो जाए तो कर लेना, समझ में आ गई बात? हो जाए तो कर लेना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले ये भी समझते हुए चलना जरूरी है कि भैया क्या लास्ट में समेटना है और क्या समेटना नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। एसिडिक नेचर जब भी आता है ना, ध्यान सुन लो, ये है ना मार्केट में नहीं पता लोगों को, उसको सॉल्व करने का तरीका होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ OH। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है बेटा एसिडिक नेचर का। आपने अभी तक पीछे जो भी पढ़ा ना, ये सब जुगाड़ था, ये कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये पढ़ाते मार्केट में। एक्चुअल जो तरीका होता है सॉल्व करने का वो ये है। ये तरीका किसके ऊपर लगेगा बेटा? हाइड्रोक्साइड्स पे लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें OH बॉन्ड की बात आ रही है। हाइड्राइड में OH नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड में OH होगा, और ऑक्साइड में OH नहीं होगा। तो ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा? हाइड्रोक्साइड्स के लिए। क्या ये हाइड्रोक्साइड है या नहीं है बेटा? है। पर ये फॉर्मूला आप पता है क्यों नहीं लगा पाओगे? क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं आते।
अगर आपको स्ट्रक्चर आते होते तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आते तो आप इसको नहीं लगा सकते, और इसीलिए आपके लिए ये क्या बन जाएगा बेटा, एक्सेप्शन। अब मैं इसको स्ट्रक्चर से सॉल्व करके बता दे रहा हूं, आगे जाके पी ब्लॉक में हमको इनके स्ट्रक्चर पढ़ने, पर वो स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। तो मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता देता हूं, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। H3PO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, इसका n फैक्टर 1 होता है, वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है ना। वैलेंसी फैक्टर 2 कहने का मतलब है बेसिसिटी इसकी 2 है, और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसका n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। तो ये इनके स्ट्रक्चर से बेटा। अब स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर्स अपन बनाना सीखेंगे पी ब्लॉक के अंदर, तब तक ले मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इस पे ये अप्लाई करते हैं, मुझे बताइए नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इसमें कितना है, 1, और नंबर ऑफ OH भी कितना है, 1। मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1, OH2, इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1 और OH3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1, इसका रेशियो आएगा 0.5 और इसका रेशियो आएगा 0.3। अब मुझे बताइए इनमें से किसकी वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, जिसकी ये वैल्यू सबसे बड़ी है उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब हमें समझ में आता है ये मोर एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है, और ये उससे भी लेस एसिडिक है। और यही ऑर्डर आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट फर्जीवाड़ा है, जुगाड़ है, जो मैंने बोला पीछे जो भी आपने पढ़ा सब जुगाड़ है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते तो आप वो पीछे जो भी हमने पढ़ा उससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और एक्चुअल तरीका कभी भी हाइड्रोक्साइड के लिए कहीं पर भी दिक्कत आए जीवन में, ये अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इस फॉर्मूले से आपको कभी भी गलत आंसर नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा बेटा, सही आंसर मिलने वाला है। नोट डाउन कर लीजिए सर। और ये जो आपको अलग बातें बताई जाती है इनको अपने तक ही सीमित रखें, समझ गए ना। ये कंपटीशन है मार्केट में, आपने किसी को एक चीज बताई पर उसको जो आता था उसने आपको नहीं बताया, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो बेटा बहुत दुख होता है। अभी दुख नहीं होगा, अभी एग्जाम दिए नहीं हो। जब एग्जाम दोगे और अपना एक क्वेश्चन की वजह से ना हो और दूसरे वाले का उसी क्वेश्चन की वजह से हो जाए, और फिर वो आके बोले थैंक यू भाई तूने ये बता दिया था मेरे को, फिर ऐसा सांप लौटेगा ना दिल पे, फिर समझ आएगा। इसीलिए कंपटीशन है, कंपटीशन की तरह रहे, और है ना जो चीजें अपने को पता है वो अपने तक ही रखें तो ज्यादा बेटर है। सिलेक्शन हो जाने के बाद बांटते रहना, कोई परेशानी नहीं है, और पहले सिलेक्शन हो जाए फिर। है ना, मार्केट में जाए, कंपटीशन कम करें। कंपटीशन कम कैसे करते हैं मार्केट में, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया किसी से, गलत क्यों मत बताओ, क्वेश्चन पूछ लिया ये किसी से, अब क्वेश्चन पूछा, पहली बात तो आंसर जो लॉजिक से करेगा उसका तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। आपने पूछा किसी ने उधर बता दिया ऑर्डर, बस समझ में आ गया अपना कंपटीशन नहीं है इससे। किसी ने आंसर सही बता दिया तो उससे पूछना इसका रीजन क्या है, जब रीजन नहीं बता पाएगा एक्सेप्शन बोलेगा, समझ जाना इससे भी कंपटीशन नहीं है अपना, ठीक है। तो आप कंपटीशन कम करते चले मार्केट में, पता चल जाएगा आपको कि कितनी भीड़ में दम है, कितनी भीड़ में दम नहीं है। तो आजू बाजू हॉस्टल वोस्टल में, कमरे वमरे में, सब जगह चालू कर दो तूफानी रफ्तार से अब ये कारनामा, धीरे धीरे कंपटीशन अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा तुम्हें कि एक्चुअल में अपना कंपटीशन 10% जनता से ही होता है, बाकी किसी से नहीं होता है। वो 10% जनता यही मिलेगी तुमको, ठीक है ना। तो कुछ ही गिनती के बच्चे मिलेंगे तुम्हें अपने आजू बाजू में जिन्हें ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअली पता होती है। कभी अगले साल से कोई पढ़ा दे तो पढ़ा दे, ठीक है ना। अभी तक तो कोई नहीं बताता था। चलिए, है ना। अब आगे बात करेंगे। यहां पर ये केस हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ल्यूइस बेसिक स्ट्रेंथ। नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। ग्रुप 15 के हाइड्रेट्स हैं NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। NH3 PH3 ASH3 SbH3 BiH3। नीचे जो नोट लिखा है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसको अपन अलग से सॉल्व कर लेंगे। ये नोट वाला जो पोर्शन है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर हो जाता है।
बताइए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, बिल्कुल सही है, पहला आंसर है इसका। क्यों हो जाएगा पहला आंसर, मुझे बताइए बेटा। NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 के बारे में बताइए मुझे। क्या ये सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं कि नहीं है बेटा? हैं। अच्छा, हाइड्राइड्स के लिए क्या देखते हैं? EN की ब्लॉक, कौन से ब्लॉक के हैं? P ब्लॉक। P ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। और आपसे क्या पूछा गया? बेसिक। तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये मोर बेसिक और ये लेस बेसिक। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, है ना। अब इसके बाद पहला ऑप्शन लिख लो बस सही, बाकी तो कुछ भी इधर उधर कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सब गलत ही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, ठीक है। अगला जो केस हमें यहां पर देखना है उस केस पर आते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा। एक है ना, जैसे चैप्टर एंड होता है ना, चैप्टर एंड के बाद एक आध दो पेज छोड़ दिया करो हमेशा, ठीक है, ताकि आपको बाद में कुछ चीजें लिखनी हो या एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई पॉइंट लिखना हो या कुछ ऐसा पॉइंट आपको मिल जाए जो आपको लगे कि हमने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, तो उसको लिखने के लिए एक पेज हमेशा छोड़ देना चाहिए। कुछ ऐसा तूफानी क्वेश्चन लग जाए आपको कि वाह यार इस क्वेश्चन में मजा आ गया, इसको भी लिख लेना चाहिए, तो लिखने के लिए जगह छोड़ दें हमेशा एक पेज, ठीक है। आइए हेडिंग डालिएगा केमिकल बॉन्डिंग। अब पहले तो बात करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या, या जरूरत क्यों पड़ी, ये सब अभी जो भी है हमको डिस्कशन करना है। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा? केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सब हेडिंग डालिएगा केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हम लोगों को लिखनी है ना। तो हेडिंग डालिएगा केमिकल बॉन्ड, डेफिनेशन लिखेंगे केमिकल बॉन्ड के लिए। केमिकल बॉन्ड डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स two or more, the force of attraction which holds two or more atoms, comma, molecules or ions together. The force of attraction which holds two or more atoms, molecules or ions together. ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से ज्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को आपस में होल्ड करके रखता है, बाइंड करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड। अब मेरी बात सुनिएगा, जब हमने पीरियोडिक टेबल में रेडियस वेडियस पढ़ा था ना, तब मैंने आपको बोला था कि बेटा पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल के जो 118 एलिमेंट है, इनमें से ग्रुप 18 जो है ना, वो जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन बाकी जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो ऐसा क्या कारण था कि ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और बाकी सब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते? कारण आपको पहले से पता है क्या होता है वो कारण? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या? एनर्जी कम करना, और या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करना। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा या आउटर मोस्ट शेल में? आउटर मोस्ट। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं करने होते, आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। ये मत सोचना कि शुरू से अंदर से बाहर तक 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आइए उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सब आपका 9th 10th में पढ़ा हुआ है, इसमें ज्यादा है ना समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ ग्राफ व्राफ दे रखे, वो चीजें मैं अलग से आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पर? देखो, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जिन्होंने केमिकल बॉन्ड बनाया उनको क्या जरूरत पड़ी केमिकल बॉन्ड बनाने की? तो केमिकली कंबाइन करने के लिए एटम के पास क्या रीजन होते हैं, क्यों वो केमिकली कंबाइन होता है? उसके लिए दो रीजन आएंगे, एक तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, और दूसरा कौन सा आ जाएगा बेटा केस यहाँ पर? टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट, या फिर जिसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हेडिंग डालिए कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और पहला पॉइंट लिखिएगा टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, और एनर्जी जब भी यहाँ पर बात होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमेशा। तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, पहला रीजन टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ठीक है। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमें, ध्यान सुनिएगा। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी को एक और नाम बोला जा सकता है, और वो नाम क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बेटा एनर्जी जिसकी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अरे अकेला एटम में बहुत एनर्जी होती है, याद करो, बहुत एनर्जी है तो एक जगह टिकेगा कि इधर उधर मुंह मारेगा, इधर उधर मुंह मारेगा? अब अकेला एटम है जो तुम्हारे में बहुत एनर्जी है, ठीक है,
तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो एक जगह टिकोगे थोड़ी, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इधर उछल रहे, कभी उधर कूद रहे, है ना, ऐसी कंडीशन होती। पर जब एटम में एनर्जी ज्यादा तो इधर उधर मुंह मारते फिरेगा, बिन पेंदी के लोटे हो जाते, कभी इधर ढोल रहे, कभी उधर ढोल रहे, कभी उधर ढोल रहे ना, ऐसा। फिर जैसे ही एक बार एनर्जी रिलीज हुई तो स्टेबल हो जाते हैं, है ना, फिर उसके बाद इंसान थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ठीक है, आइए उसके बाद बात करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी के साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एनर्जी जितनी कम होगी एटम की, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों एक ही बात है ना, ब्रैकेट में लिख लेना टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दोनों में से कुछ भी लाइन लिख के दे दे, मीनिंग दोनों का सेम है। अब इधर देखो, याद करो हम लोगों ने ईएन के एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन पढ़ा था, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन। मैंने वहां पर बोला था कि जब दो एटम आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उनका अट्रैक्शन से होने वाली एनर्जी जो रिलीज होती है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी को हमने क्या बोला था, बॉन्ड एनर्जी। दो नाम बताए थे, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जब एटम में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड एनर्जी। और उतनी एनर्जी अगर वापस मिल जाए तो बॉन्ड टूट जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बेटा अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ध्यान सुनना। एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। इट मींस दैट द बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। ये लाइन लिखिए फटाफट, और ये जो नीचे रिलेशन लिखा है इसको भी लिख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर ज्यादा है इसका मतलब है बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसका मतलब है बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे ना, यहां पर इससे रिलेटेड दो बातें हमें सीखनी है, दो डायग्राम हम लोग यहां पर बनाएंगे। एक तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक मैं ग्राफ बनाऊंगा। पहले मैं डायग्राम की बात करता हूं आपके सामने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपके सामने लिखा स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मेरे सबसे बात समझ में आती है, बॉन्ड बनते वक्त जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। अब देखो इसमें ग्राफ हमें समझना है, ये ग्राफ अभी नहीं बनाना है, इससे पहले मैं एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ, फिर ग्राफ में समझाऊंगा कैसा क्या है, फिर बनाएंगे। ध्यान सुनिएगा बेटा, मान लो हम बॉन्ड बनाने की प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं, तो मान लो एक एटम ए है और एक एटम बी है। ठीक है, यहां देखते जाइएगा, मान लो ये एटम ए है और ये एटम बी है। दोनों एटम अभी अकेले हैं, आइसोलेटेड, एक इधर है एक उधर है, दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी है। जब एनर्जी ज्यादा है तो बताइए एटम एक जगह टिकेगा या रैपिड रैंडम मोशन दिखाएगा बेटा, रैपिड रैंडम मोशन टिकेगा नहीं, बिन पेंदी का लोटा होता है अकेला एटम, है ना, वो इधर डोल रहा उधर डोल रहा, ऐसा घूम फिर रहा है। ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा। आप देखो इस ग्राफ में जो वाई एक्सिस अपन ने ली है, उस वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है बेटा, एनर्जी। इसका मतलब है ये ग्राफ जितना ऊपर जाएगा इसका मतलब है एनर्जी उतनी ज्यादा। अभी इधर से नहीं, इस ग्राफ को हमेशा ऐसे पढ़ते हैं बेटा, पहली बात तो ये समझ लीजिए। नॉर्मली जब ग्राफ को अपन रीड करते हैं तो ग्राफ को ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन इस ग्राफ को आप ऐसे पढ़ोगे तो जीवन में कभी मीनिंग नहीं समझ में आएगा आपको। ये ग्राफ ऐसे पढ़ा जाता है, इसको भूल जाइए, यहां तक के ग्राफ को समझना है आपको, यहां से यहां तक के ग्राफ को समझना है, मेन है ना, इसको तो भूल जाइए इधर वाले को। मुझे बताइए यहां पर एनर्जी जो दिख रहा है ये कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है बेटा, कम। और यहां पर एनर्जी क्या है, ज्यादा। जब दोनों एटम अकेले थे तो इसकी ए की एनर्जी भी बहुत ज्यादा थी और बी की एनर्जी भी बहुत ज्यादा थी, तो दोनों का जो टोटल एनर्जी है वो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा। ये जो यहां पर हम लोगों ने ये एक्सेस बनाया ना, एक्स, ये जीरो है बेटा। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी चल रही है, नेगेटिव में चल रही है, ध्यान रखिएगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में रहेगी यहां पर। तो आपने क्या करा, ए और बी की जब बात करी तो ए और बी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इनका एनर्जी का समेशन का ग्राफ एक जगह बना दिया। मान लो वो ग्राफ हमने यहां पर शो कर दिया, इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है अभी। अब क्या हुआ, ए और बी रैपिड रैंडम मोशन करते करते, ये इधर घूम रहा था उधर घूम रहा था, घूमते घूमते आमने सामने आ गए। अब आमने सामने आ गए तो दो बातें, या तो इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा या दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेंगे, दो ही चीजें हो सकती है। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। हमें तो बॉन्ड बनवाना है,
हम तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। बॉन्ड बनवाना है तो रिपल्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन हो जाए तो हम तो अट्रैक्शन करवाएंगे। हमारे तो सारा खेल ही अट्रैक्शन पे चलता है, ठीक है। क्योंकि जब अट्रैक्शन होगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तभी स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, तो सारा खेल यहीं पे चल रहा है। आइए ए और बी पे। ए और बी में अट्रैक्शन कैसे होगा पहले उसको समझते हैं। ध्यान सुनना, मान लो ये ए का न्यूक्लियस है, ये ए के सेंटर में उसका न्यूक्लियस बैठा हुआ है, और ए के सेंटर में जो उसका न्यूक्लियस बैठा हुआ है उसके बाजू बाजू शेल में उसके इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहां पर दिखा देते हैं इस तरह से। मान लो ये ए का क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये ए का न्यूक्लियस, उसके आजू बाजू शेल में उसके क्या लगे हुए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। बताइए ए के न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा बेटा? अट्रैक्शन, प्लस माइनस में डेफिनेटली अट्रैक्शन होना ही है। अब आगे बढ़े, ये तो ए की कहानी होगी, ऐसे बी की कहानी होगी। बी के पास भी अपने सेंटर में कौन बैठा होगा, उसका न्यूक्लियस, और बी के आसपास ऐसे शेल में उसके कौन होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, क्या प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इन दोनों में भी पहले से अट्रैक्शन। अभी ये एटम अलग है और ये एटम अलग है, दोनों रैपिड रैंडम मोशन दिखाते दिखाते आमने सामने आ गए। आमने सामने आ गए तो ए ने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो मैंने अट्रैक्ट कर ही रखा है, सामने वाले का भी तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, खींच लो इसको भी। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करे। प्लस है माइनस को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ठीक है, बी ने देखा अच्छा, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं इधर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करूंगा। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। इधर भी क्या हो गया, अट्रैक्शन। अब जैसे जैसे अट्रैक्शन हुआ तो दोनों एटम पास आने लग गए, ए और बी पास आने लग गए। ध्यान सुनना, यहां पर ए और बी अलग अलग थे, पर इसके बीच में ये सब कहानी चल रही है। कहानी चलती गई तो दोनों पास आने लगे। क्यों पास आने लग गए? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन में से डोमिनेट कौन कर रहा है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों लगते हैं, पर अट्रैक्शन के, अब देखो रिपल्शन कैसे लगता है उसको समझिए। मुझे बताइए, क्या ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस प्लस और प्लस एक ही नहीं है? अरे भैया ये इसको अट्रैक्ट करेगा उसको थोड़ी अट्रैक्ट करेगा, कानून कितने भी पास कर दो कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए, रिपल्शन, और न्यूक्लियस में भी क्या होना चाहिए, रिपल्शन। लाइक चार्जेस मस्ट रिपेल ईच अदर, ये संसार का नियम है बेटा, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है। आइए अब देखो, यहां पर दो तरह के फोर्सेस काम में आ रहे हैं, एक तो अट्रैक्शन भी काम में आ रहा है और एक रिपल्शन भी काम में आ रहा है। तो अभी मुझे बताइए, अगर हमें बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना है, इसका मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन में से डोमिनेट कौन करना चाहिए, अट्रैक्शन। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन में से पहले कौन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अगर डोमिनेट करेगा तो दोनों एटम पास आएंगे कि दूर जाएंगे, पास आएंगे। अभी आप देखो यहां पर हमने क्या लिया है बेटा, डिस्टेंस। जब दोनों एटम बॉन्ड बनाने के पहले की कहानी थी तो दोनों एटम बहुत दूर दूर थे, लेकिन जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये पास आएंगे। इसका मतलब है बॉन्ड जब बनाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। और इसीलिए पहले ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है कि शुरू में एटम दूर दूर है तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा, और जैसे ये बॉन्ड बनाने के लिए पास आएंगे तो डिस्टेंस क्या होने लगेगा बेटा, कम होने लगेगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो ये दोनों अभी आइसोलेटेड थे, लेकिन अब इनमें अट्रैक्शन चालू हुआ। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज। तो मुझे बताइए, अगर इनकी टोटल एनर्जी पहले यहां थी तो जैसे जैसे अट्रैक्शन चालू हुआ एनर्जी बढ़ेगी या कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। देखो पहले एनर्जी इस लेवल पे थी, अब एनर्जी रिलीज हुई, और एक समय ऐसा आएगा कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो। अब जैसे अट्रैक्शन होगा तो क्या ये पास आएंगे कि दूर जाएंगे, पास आएंगे। सुनना ध्यान से, पास आएंगे तो बताइए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी तो पास आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। और जब ये पास आएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा कि अट्रैक्शन बढ़ेगा, रिपल्शन। तो जब तक अट्रैक्शन ज्यादा है तब तक ये पास आ रहे हैं, लेकिन पास आने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन भी बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। एक समय ऐसा आएगा जब ये अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है और रिपल्शन वाला जो फोर्स है ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बराबर नहीं बोलते, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, पहले शुरू में रिपल्शन और अट्रैक्शन में से कौन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, तो ये पास आते जा रहे, पर पास आने से अट्रैक्शन ज्यादा इसलिए पास आ रहे, पर रिपल्शन भी बढ़ रहा है। अब क्या होगा, जैसे एक समय ऐसा आएगा कि इतने पे जाके ये रुक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जब अट्रैक्शन होगा तो ये न्यूक्लियस इतने पास आएंगे कि एक दूसरे को दूर फेंक देंगे, और अगर उससे मैं दूर ले जाऊंगा तो ये अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। मतलब एक ऐसा समय जहां पर ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा, जो जहां है वहीं पे चिपक जाएगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ना इससे ये दूर जाएंगे ना इससे ये पास आएंगे। ये जो समय होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्विलिब्रियम पे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इनके बीच में क्या हो गया बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वो सबसे
कम डिस्टेंस है जिस पे ये दोनों एटम आ सकते होंगे। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो अट्रैक्शन की वजह से पास आ जाएंगे, और इससे और नजदीक लाओगे तो रिपल्शन की वजह से वापस दूर चले जाएंगे। मतलब ये वो सबसे पास वाला डिस्टेंस है जहां पर ये दोनों चिपक सकते हैं। ठीक, अब आगे सुने, मुझे बताइए यहां से यहां जाने पर अट्रैक्शन बढ़ा है कि कम हुआ है? बेटा बढ़ा है। और जब जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो आप देखिए लगातार एनर्जी रिलीज होती जा रही है। अब इसको मैग्नीट्यूड वाइज समझिए, तो बेटा इनिशियली एनर्जी यहां गई थी, फाइनली बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी यहां आ गई। तो मुझे बताइए बॉन्ड बनते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हुई? इतनी ही तो एनर्जी रिलीज हुई है। पहले एनर्जी इतनी थी, मान लो 0 थी या 100 थी, तो 100 से कितनी हो गई? 400 हो गई। तो ये माइनस में चल रहा है ना, तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। जितनी एनर्जी बॉन्ड बनते वक्त रिलीज होती है, क्या उसी एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं कि नहीं बोलते? बेटा बोलते हैं। तो ये बॉन्ड एनर्जी का जो वैल्यू है ना, वो ये है। तो जितनी एनर्जी शुरू में थी और वहां से बॉन्ड बनते वक्त में जितनी एनर्जी रिलीज हुई, उस वैल्यू को क्या बोला जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। और इतनी एनर्जी जब इसको वापस दोगे तो वापस से ग्राफ ऊपर जाएगा और दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहां तक की बात हम लोगों ने समझी, लेकिन अब सुनिए, ये वो सबसे निकटतम स्थान था जहां पर दोनों एटम आ सकते थे खुद ब खुद, खुद ब खुद। ठीक है ना? जैसे ईए याद करिए, ईए में कुछ एटम ऐसे होते थे जो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे। बाकी ग्रुप 2 नाइट्रोजन और बेरिलियम में अपन फोर्सफुली जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे। वैसे ये दोनों खुद ब खुद इतने नजदीक आ सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जैसे इससे नजदीक आएंगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये यहीं पर रुकेंगे। इससे ज्यादा पास ये खुद ब खुद नहीं आ सकते। लेकिन हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा कि अभी इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, हमें कहां तक लाना है? 0 तक। 0 लाने का मतलब क्या है? एक एटम ए और दूसरा एटम बी का न्यूक्लियस उठा के एक दूसरे पे टकरा जाए, ऐसे उठा के रख दे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से टकरा ही नहीं सकता, वरना दुनिया में कुछ बचता ही नहीं, किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं होता। तो ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्या होगा कि यहां तक तो ये खुद ब खुद आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि इससे ज्यादा और दोनों को चिपकाया जाए, तो ये खुद ब खुद तो चिपकने से रहे। अब ये खुद तो चिपक नहीं रहे और आप चाहते हो कि इसको और चिपकाया जाए, तो क्या बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। और जब बाहर से फोर्स लगाओगे बेटा, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक हो जाएगा? एंडो। आपने एनर्जी दी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो यहां से ग्राफ नीचे जाने के बजाय यहां से ग्राफ ऊपर जाएगा। लेकिन आप ग्राफ में खास बात देखेंगे कि ये ग्राफ अभी भी 0 पर टच नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस कभी भी आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे। आप कितनी भी एनर्जी दे दो, कितनी भी एनर्जी दे दो, कितनी भी एनर्जी दे दो, ये इसके पैरेलल चलता जाएगा। मतलब ऐसा माना जाएगा कि ये इंफिनिटी एनर्जी पे जाकर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? 0। ये जो पिंक कलर से मैंने आपको ग्राफ बताया है, ये एक्चुअल में नॉन फिजिबल प्रोसेस है, ये हो नहीं सकती। और इसीलिए मेनली जो आपके काम का ग्राफ होता है वो यहां तक होता है, लेकिन एनसीईआरटी में ये पार्ट भी दे रखा है। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि ये वाली जो ग्रीन कलर वाली प्रोसेस है ये खुद ब खुद होने वाली प्रोसेस है, और ये जो पिंक कलर से आपको दिखाया ये बाहर से फोर्सफुली कराई जाने वाली प्रोसेस है। अच्छा, ये जो पिंक वाला ग्राफ है इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था या फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहा था? फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहा था, तभी तो हमको उसको अट्रैक्ट कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ी। तो शुरुआती दौर में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से पास आते हैं। एक ऐसा समय आता है जहां पर अट्रैक्शन रिपल्शन लगभग बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पास आने की वजह से रिपल्शन बढ़ते जाता है। शुरू में रिपल्शन कम था, धीरे धीरे बढ़ गया, और इसके आगे ये रिपल्शन बहुत तगड़ा होगा। और इसी उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए और एटम के डिस्टेंस को कम करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। पिछले मतलब 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था, ये ग्राफ दिया हुआ था आपको, और ग्राफ देकर बोला था हाइड्रोजन के लिए बोला था इसका वैल्यू ए या बी लिखा हुआ था, ए या बी में से कुछ एक था, बी मान लेते हैं, इसका वैल्यू बी दिया होता, और यहां पर वैल्यू दिया था ए, और पूछा था बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू क्या है। यहां दिया था बी, यहां दिया था ए, बताइए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू, क्या होगा? बी माइनस ए। क्या वैल्यू आएगी इसकी? बी माइनस, क्योंकि इनिशियल एनर्जी बी है, फाइनल एनर्जी ए है, तो बी माइनस ए, ये वैल्यू आ जाएगी। ग्राफ बना ले या डायग्राम बना ले, ग्राफ बना ले, जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा है। तो ये ग्राफ को हमेशा रिवर्स में रीड करते हैं बेटा, उल्टे साइड से रीड करेंगे। इधर से अगर आपने रीड करना शुरू किया तो आपको जिंदगी में कभी ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा, ये ग्राफ कहना क्या चाहता है। तो कंपटीशन कम करते चले मार्केट में।
2 मिनट का समय है, तूफानी रफ्तार से ग्राफ बनाए। भैया 2 डायग्राम है बोर्ड पे, दोनों बनाने। चले बेटा ना, अब यहाँ पर ये डायग्राम को डिस्कस करने के बाद ध्यान से देखिएगा, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, क्यों एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं, क्यों वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला केस हमने क्या पढ़ा कि वो अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एनर्जी कैसे मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि इनमें जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिखिएगा, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहिए। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कहने का मतलब क्या है बेटा, आउटर मोस्ट शेल में क्या चाहता है, ऑक्टेट। ठीक है ना, लिखिएगा, एवरी एटम, every atom tries to obtain, every atom tries to obtain octet, every atom tries to obtain octet in its outermost shell, in its outermost shell, full stop। ठीक है, आगे लिखेंगे, हाइड्रोजन एंड लिथियम, हाइड्रोजन एंड लिथियम डू नॉट फॉलो octet rule, hydrogen and lithium do not follow octet rule, but they can complete their duplet. Hydrogen and lithium do not follow octet rule, but they can complete their duplet.
DUPLET, दे कैन कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट। ठीक है, ध्यान सुना बेटा। हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑक्टेट रूल है ना, अभी इस पूरे चैप्टर में क्या होगा, इस पूरे चैप्टर में बेसिकली ये चैप्टर चलता है हिस्ट्री जैसा। हिस्ट्री जैसा चलने का मतलब क्या है, वैसा हिस्ट्री जैसा बोरिंग है क्या? नहीं, हिस्ट्री जैसी कहने का मतलब क्या है, जैसे आप जानते हैं पुराने समय में पहले कोई राजा आया, सबसे पहले कोई राजा बना, उसने कुछ दिनों तक शासन किया, उसके कुछ अच्छे पॉइंट थे, कुछ खराब पॉइंट थे। फिर उसके बाद कोई दूसरा राजा आया, उसने पहले वाले को निपटाया, फिर उसकी गद्दी पे बैठ गया, फिर वो कुछ दिन तक राज किया, फिर वो तीसरा आया, उसने उसको निपटाया, बैठ गया। वैसे यहाँ थ्योरियां आएंगी, एक थ्योरी आई, कुछ दिन तक चली, फिर उसमें कुछ दिक्कतें आने लग गई, उसको हटा के दूसरी थ्योरी बना दी गई, उसमें कुछ दिक्कतें आई, तीसरी थ्योरी बना दी गई। ऐसे अपने को थ्योरीज पढ़नी है। तो ये जो ऑक्टेट रूल वाली बात है, ये केमिकल बॉन्डिंग की सबसे शुरुआती दौर में आने वाली थ्योरीज में से एक है। तो उस समय ऐसा माना, उस समय जब ये थ्योरी आई थी ना, तब तक बहुत कम एलिमेंट और बहुत कम कंपाउंड डिस्कवर हुए थे, और उतने कम एलिमेंट और कंपाउंड में ये बात बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाती थी कि हर कंपाउंड क्यों बॉन्ड बना रहा था, ऑक्टेट के लिए। लेकिन जैसे जैसे नए एलिमेंट, जैसे जैसे नए कंपाउंड डिस्कवर हुए, ये ऑक्टेट रूल जो है इसकी धज्जियां उड़ गई। तो पहले हमें ऑक्टेट रूल को पढ़ना है, तो ऑक्टेट रूल क्या है, और फिर उसके बाद में धज्जियां उड़ानी कि ऑक्टेट रूल की धज्जियां किन वजह से उड़ी, फिर उसके बाद अगली थ्योरी पे चलेंगे। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है ये रूल। ये रूल ये बोल रहा है कि हर एक एटम बॉन्ड क्यों बनाता था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और कौन से दो ऐसे एलिमेंट है जो कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकते, उनमें से एक है हाइड्रोजन और एक है लिथियम। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान सुनिएगा। अगर किसी को ऑक्टेट पूरा करना है तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं कि वो ऑक्टेट पूरा कर सकता है। एटम को बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा करना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास क्या क्या तरीके? बॉन्ड बनाने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करके क्या बनाएगा, कैटायन, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, एनायन, या वो इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग, जिससे वो बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर एक लाइन लिखिएगा, लाइन चेंज करके, an atom can an atom can gain electron comma lose electron or share electron. An atom can gain electron, lose electron or share electron to complete its octet. Gain electron, lose electron or share electron to complete its octet. ध्यान से देखिएगा, किसी भी एटम के पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या क्या तरीका है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे, और या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। ट्रांसफर कहने का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपन ट्रांसफर बोलेंगे, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसफर। और ट्रांसफर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो क्या बनेगा बेटा, कैटायन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो एनायन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल। गेन करने की, मतलब कुल मिला के ये मेटल नॉन मेटल की कहानी आ गई। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, या उसी को क्या नाम दे देते बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट। तो ये सिर्फ हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। वैसे हमें इसके बारे में काफी डिटेल में चैप्टर में पढ़ना है, वो सब आगे देखेंगे। अगला केस क्या होता है बेटा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयरिंग भी कर सकता है। शेयरिंग करने का मतलब है, शेयरिंग में दो तरह की कहानियां हैं। एक तो होता है इक्वल शेयरिंग, और एक होता है अनइक्वल शेयरिंग, है ना। इक्वल शेयरिंग जो होती है उसको कई बार म्यूचुअल शेयरिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग, है ना। इक्वल शेयरिंग को कई बार क्या बोल देते हैं बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब जो दोनों एटम बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल शेयरिंग। और जो दोनों बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से एक तो शेयर करे और दूसरा सिर्फ उसका इस्तेमाल करे, तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, अनइक्वल शेयरिंग, या फिर क्या बोला जाता है बेटा, नॉन म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, अब इधर ध्यान दें, शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कौन सा बनता है बेटा, कोवलेंट। ठीक है, तो इक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोला जाता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही है, इसका पूरा नाम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट होता है, लेकिन अपने को यहां पर हम लोग शॉर्ट में बार बार क्या लिखेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, इसको कई बार डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डेटिव बॉन्ड।
और या फिर कई जगहों पर इसका नाम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर डोनेट करता है, दूसरा लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। एक लुईस बेस होता है और एक लुईस एसिड होता है। तो इसको कई जगहों पर क्या बोला जाता है बेटा? डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहा जाता है। पहले ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है इसको नोट डाउन कर लें। तो यहां पर हमने सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा कि इस चैप्टर में जब हम बॉन्ड्स बना रहे होंगे तो बॉन्ड्स किन किन तरीकों से बन रहे होंगे। या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, या फिर अगर इक्वल शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और अनइक्वल शेयरिंग होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और उन बॉन्ड्स में कौन कौन से नाम उनके हो सकते हैं वो सारी बातें यहाँ पर फ्लो चार्ट में मेंशन्ड है, और इसको फिर डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो किसी भी आइटम के पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो मेन रास्ते हैं। पहला, ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रॉन को। ट्रांसफर मतलब या तो लूज कर ले या गेन कर ले, और या फिर उसके पास शेयरिंग करने का एक रास्ता होता है। चलिए, है ना। अब ये जो आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है इसमें हम लोगों ने देखा कि ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से अगर एटम को ऑक्टेट पूरा करना है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके पास क्या क्या रास्ते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली कि बेटा ये पूरा चैप्टर कैसे चलता है, बेटा हिस्ट्री जैसे चलता है। इसमें एक थ्योरी आती है, इस थ्योरी ऑक्टेट थ्योरी ने क्या बोला कि ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट कैसे कैसे पूरा करना है उसने सारी कहानी आपको समझा दी। लेकिन कुछ समय के बाद जब नए एलिमेंट, नए कंपाउंड डिस्कवर हुए तो ऑक्टेट थ्योरी में कुछ दिक्कतें आने लगी, और उस दिक्कतों की वजह से बाद में ऑक्टेट थ्योरी को हटा दिया गया। लेकिन फिर भी इसको सिलेबस में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग की सबसे शुरुआती दौर में से आने वाली थ्योरीज थी। तो एक्चुअल में यहीं से कहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन की कहानियां समझ में आने लगी थी, और इसीलिए इसको सिलेबस में पढ़ाया जाता है। अब देखो हम लोग यहाँ पर चलते हैं ऑक्टेट थ्योरी के ड्रॉबैक्स की तरफ, या फिर वो जो ड्रॉबैक्स हैं जहां पर ऑक्टेट थ्योरी नहीं लगती है उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा एक्सेप्शंस टू लिविस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस टू लिविस ऑक्टेट रूल। तो यहां पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस टू लिविस ऑक्टेट रूल, इसके अंदर कुछ अलग नहीं है। हम केवल वो चीजें पढ़ रहे हैं जिन कंपाउंड में ऑक्टेट थ्योरी वर्क नहीं करती है, और ऐसे ढेरों कंपाउंड है। तो उनमें से सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, एक बात समझो बेटा, अभी हमने क्या बोला कि ऑक्टेट थ्योरी क्या बोल रही है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। वो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए चाहे उसे डोनेट करना पड़े, गेन करना पड़े, शेयर करना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, सब करने को तैयार है वो। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो नहीं करना है। अगर ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो नहीं करना है इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। कहां नहीं होंगे? टोटल या आउटर मोस्ट शेल में? आउटर मोस्ट शेल। तो या तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, लेस देन 8 होंगे, या फिर मोर देन 8 होंगे। अगर किसी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे केसेस को क्या माना जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपने ये नाम सुना होगा कई बार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और कहीं पर 8 से ज्यादा है तो इसे क्या माना जाएगा बेटा? एक्सपांडेड ऑक्टेट। क्या माना जाएगा बेटा? एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो इन्हीं दोनों पे अब हमारा डिस्कशन चलने वाला है मेनली। वैसे 5 एक्सेप्शंस आते हैं इसके, पर अभी शुरुआत में समय के हिसाब से हम 2 के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन है, ठीक है ना। अब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करवाना है। अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कराना है तो आइए सबसे पहले केस के ऊपर बात करते हैं। और पहला केस जो आ जाता है वो आ जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, या फिर जिसे बोला जा सकता है बेटा हाइपोवैलेंट स्पीशीज या हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाम से समझ में आ जाना चाहिए।
ऐसे स्पीशीज या ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हों क्या कहा जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवैलेंट। डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, नाम से समझ में आना चाहिए इतनी बात कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है। एग्जांपल्स पे बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा। एग्जांपल्स में आपके सामने जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा BeCl2, एक एग्जांपल लिखा मैंने BF3, एक एग्जांपल लिखा मैंने BCl3, ठीक है। इस तरह से मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, मान लीजिए, चलो इनके पहले इन तीनों पे बात कर लेते हैं। 3 एग्जांपल लिया आपके सामने, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान समझना। पहली बात, आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कैसे करनी कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन है या 8 से कम है या 8 से ज्यादा है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपांडेड ऑक्टेट, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोज ऑक्टेट रूल। तो आपको इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग आनी चाहिए। एक बात बताइए, मैंने आपको पहले बोल रखा है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड जनरली कैसा होगा बेटा, आयनिक। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी कि ट्रांसफर होगा? तो ध्यान रखना, अगर आयनिक बॉन्ड किसी के बीच में, तो उसमें काउंटिंग शेयरिंग के हिसाब से नहीं करा जाएगा। काउंटिंग ट्रांसफर होने के बाद कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एनायन में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैसे काउंटिंग होगी। और अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है तो जनरली कैसा होगा बेटा, कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर से बनता है या शेयरिंग से बनता है बेटा, शेयरिंग। तो यहां पर जो काउंटिंग होगी वो किसके आधार पे होगी बेटा, शेयरिंग के हिसाब से होगी। तो आपको पहले ये समझना होता है कि कहां काउंटिंग किस हिसाब से हो रही है। आगे सुनिएगा, जैसे हम लोग बात करें, एग्जाम्पल आपके सामने कौन है बेटा, BeCl2, BF3 और BCl3। मुझे बताइए, BeCl2 की अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल। क्लोरीन, बोरॉन, नॉन मेटल। मेटलॉइड, बालिका, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नॉन मेटल, ठीक है ना। तो नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट, नॉन मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड, ये मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए, आयनिक, लेकिन ये कोवेलेंट है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है, कोवेलेंट है। हमने क्या बोला, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली कैसा होता है, आयनिक। तो पहले शुरुआत में झटका देना जरूरी, ताकि एक बार ज्ञान चक्षु खुल जाए अपने कि भैया क्या हो सकता है, कभी भी हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अटेंटिव रहे, ठीक है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होना चाहिए, लेकिन ये मिलता कैसा है बेटा, कोवेलेंट। नॉन मेटल कोवेलेंट होना था, मिलता ही है। नॉन मेटल कोवेलेंट होना था, मिलता ही है। सर ऐसा कौन सा मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है जो आयनिक होना चाहिए और कोवेलेंट मिल रहा है, जैसे ये मिल रहा है, ऐसे और भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। और वो जो और होते हैं उनको याद करना है सीधे सीधे। क्या लिखा है आपके सामने, क्या लिखा गया है? बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, इन तीनों के अलबेली के जो सीबीआई होते हैं, क्या होते हैं? अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट होते हैं। अलबेली के सीबीआई, अब ये सीबीआई क्या है? ठीक है, अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे सिलेबस में आपको अगर कोई मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जो आयनिक होना चाहिए तो कोवेलेंट मिलेगा और परेशान करेगा, वो यही है। तो इसको शुरू में ही समझ लो। यहां पर एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, लास्ट तक यही आएगा अपने सामने। अलबेली के सीबीआई क्या होते हैं, कोवेलेंट। इसका कहने का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का क्लोराइड, एल्यूमिनियम का ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम का आयोडाइड, बेरिलियम का क्लोराइड, बेरिलियम का ब्रोमाइड, बेरिलियम का आयोडाइड, कोवेलेंट। लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का ब्रोमाइड, लिथियम का आयोडाइड, कोवेलेंट। अब देखो ये सब हेलाइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर हेलाइड्स। यहां पर कौन सा हेलाइड नहीं लिखा, फ्लोराइड। फ्लोराइड इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि फ्लोराइड के लिए कहानी कॉमन नहीं है। किसी का फ्लोराइड आयनिक होगा, किसी का फ्लोराइड कोवेलेंट होगा, किसी का कुछ और होगा। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। अब ये कॉमन बात आपको बता दी गई है, कम से कम इसको आज के लिए दिमाग में फिट कर लेंगे। अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट। अब मुझे बताइए, क्या ये अलबेली का सीबीआई है कि नहीं है बेटा? है। या आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट। अब हमारे समस्या का निदान हो गया यहाँ पर। मुझे बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर से या शेयरिंग से? ये वाला तो है ही कोवेलेंट, ये वाला तो है ही कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर से या शेयरिंग से? शेयरिंग। तो इसमें जो काउंटिंग करोगे ना आप इलेक्ट्रॉन की, वो शेयरिंग के बेसिस पे करेंगे। अब शेयरिंग क्यों होती है, ध्यान सुनिएगा। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अरे बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चलेगा? ग्रुप नंबर से। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होंगे आउटर मोस्ट शेल में 2, ग्रुप 13 जो होगा 3, 13 में 3 बाद वाला,
14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। ये काम आएगा हाइब्रिडाइजेशन में भी, ठीक है ना। अब मुझे बताइए बेरिलियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो उसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन कितने आ रहे हैं आजू बाजू में? 2। अच्छा, क्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है तो क्लोरीन के आजू बाजू में कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। और यहां पर भी कितने आएंगे? 7, ठीक है ना। ये मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक बार बना दे रहा हूं, बाकी इसके बाद अपन डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे। मुझे बताइए इसे ऑक्टेट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसे कितना चाहिए? 1। और इसके पास 2 ही है, इसको चाहिए 6। पर अब 6 कहां से लाएगा? इनके बीच में बताइए ट्रांसफर कराना है या शेयरिंग करानी? शेयरिंग। अगर इसके ऑक्टेट के लिए एक ही चाहिए तो एक से ज्यादा शेयर करेगा ही नहीं। बचपन में आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया करते थे तो बेटा क्लोरीन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, क्लोरीन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, और बेरिलियम ने अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 2 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ, बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के सामने रख दिया, शेयरिंग हुई। अब आपको सेंट्रल एटम पे फोकस करना है, इस ब्लू वाले सर्कल पे फोकस करना है। इस ब्लू वाले में बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और क्लोरीन से कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2। तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है इसके पास ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन है या लेस देन ऑक्टेट है? और लेस देन ऑक्टेट को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवैलेंट। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अब अपन बार बार इतना खेल खेल नहीं सकते, एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं, तो अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान सुनिएगा। मुझे बताइए बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3, ग्रुप 13 है ना, 3। साइड एटम में कौन आ रहा है? क्लोरीन। साइड एटम में कौन आ रहा है? फ्लोरीन। साइड एटम में कौन आ रहा है? क्लोरीन। मुझे बताइए ये हेलोजन है तीनों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन, अगर साइड एटम में आते हैं, सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूं, साइड एटम में आते हैं तो ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ही तो है बेटा। सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब है ये एटम 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब है क्लोरीन जब सिंगल बॉन्ड बनाने आएगा तो क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1। मुझे बताइए एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसको 2 + 2 कर दिया। और बेटा 2 + 2 करा तो बताइए वैल्यू कितना आएगा? 4। क्या आंसर 4 आ गया कि नहीं आ गया? बेटा आ गया। मुझे बताइए बोरॉन ने शेयरिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रखे? 3। और फ्लोरीन कितने आ रहे? 3। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तीनों फ्लोरीन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। और तीनों क्लोरीन मिलकर 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। मतलब इन सब के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर हाइपोवैलेंट। एक और एग्जांपल लेता हूं, आप खुद बताएंगे मुझे। बताइए मैंने अगर लिया AlCl3, मुझे बताइए एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल। क्लोरीन मेटल, नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली क्या होना चाहिए? आयनिक। लेकिन क्या ये अलबेली है या नहीं है? अलबेली का CBI क्या होगा? कोवलेंट। तो इसमें ट्रांसफर कराऊं कि शेयरिंग कराऊं? शेयरिंग। अच्छा मुझे बताइए एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। और क्लोरीन अगर साइड में है तो सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कुल इलेक्ट्रॉन कितने मिले? 3। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। क्या ये ऑक्टेट है या लेस देन ऑक्टेट है बेटा? लेस देन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां तक नोट कर लीजिए, इसका आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। और कोशिश करिएगा कि ये जो छुट्टियां मिल रही है उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे बेटा, लास्ट में यही चीज है जो आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाएगी। तो जितना समय हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बेटा। ऑल द बेस्ट, है ना। पढ़ते रहिए। राधे राधे बेटा।